3 or 4 topics, broad topics, and after that you will be able to deal the basic question. तो इधर मैं आपको वही 4-5 जो टॉपिक, जो ब्रॉड टॉपिक है उसकी बात करूँगा। मैं अभी बंडल ऑफ बुक की बात नहीं करूँगा, और इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं कि क्या पढ़े, क्योंकि बहुत सारे नए क्वेश्चन भी बनते हैं। बट या आई एम हियर टू गिव यू अ वेरी brief information about those topics and you will be able to deal the basic question. बट अगर नए क्वेश्चन आते हैं तो फिर तो वो सबके लिए नए होंगे, फिर वो तो दिक्कत करता है। बट बेसिक जितने भी क्वेश्चन होंगे इकोनॉमी से लेके, वो आपका नहीं छूटेगा, आपका कवर हो जाएगा। तो और इकोनॉमिक्स कैसे तैयार करना उसके बारे में आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ, तो वो वीडियो आप अगर देखेंगे तो उससे टॉपिक पता चल जाएगा। तो इधर मैं उन्हीं टॉपिक की बात करूँगा और उन्हीं टॉपिक को पढ़ाऊँगा मैं। तो उसमें पहला टॉपिक मैं बैंकिंग की बात किया था, तो इधर मैं बैंकिंग की बात करूंगा पहले, ठीक है। बैंकिंग से स्टार्ट करेंगे, ये पूरी कंप्लीट सीरीज होगी और इस सीरीज से आपको सारे डाउट जो होंगे वो कवर हो जाएंगे, ठीक। तो अभी हम बैंकिंग से स्टार्ट करते हैं। सी बैंकिंग में अभी हम बहुत जैसे कि बिगनर की तरह से ही स्टार्ट करेंगे। तो देखिए बैंकिंग में क्या होता है कि आप देखेंगे कि अब बैंकिंग होता क्यों है, बैंकिंग बनाया क्यों गया था, और बैंकिंग का क्या पर्पज़ होता है। देखिए पहले क्या होता है, कोई पर्सन है, मान लीजिए पर्सन 1 और पर्सन 2, और मान लीजिए ये दोनों के बीच में क्या होता है, ट्रांजैक्शन होता है। ये दोनों एक दूसरे को पैसा देते हैं और पैसा लेन देन होता है, ये पहले चलता था। और मान लीजिए अगर इसके पास 50 रुपया है, ठीक है, और इसने अगर 30 रुपये इसको दे दिया, तो इसके पास, इस पर्सन 1 के पास कितना बचा, 20 रुपया बचा। अब ये 20 रुपये का क्या करेगा, ये या तो सेविंग कर सकता है या तो फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ठीक है। अब अगर ये पर्सन 1 को अगर पैसे दिया है, अगर उधार के रूप में पैसा दिया है, तो इसको इसका 30 रुपीज़ जो है इसको रिसिप्ट मिलेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये पर्सन 1 था, ये पर्सन 1 और पर्सन 2 था। इसने इसको 30 रुपीज़ दिया और 20 रुपीज़ जो है ये कहीं सेविंग किया अपने घर पे, ठीक है, घर पे कहीं रख दिया, ठीक है। ये 30 रुपीज़ भी इसी का है, ये 20 रुपीज़ भी इसी का है। इस 30 रुपीज़ का इसको रिसिप्ट मिला, इस 20 रुपीज़ को ये अपने घर पे रखा, तो ये भी तो इसी का पैसा है ना। तो ये ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, ये हो रहा है। बट ये 20 रुपीज़ को ये सेफली नहीं रख पाए, ये भी 30 रुपीज़ इसी का है, ये 20 रुपीज़ इसी का है। बट ये दोनों काम अगर एक जगह पे अगर कर दे आदमी, तो कितना बढ़िया होता। क्या होता कि अब देखिए अगर ये रिसिप्ट इसको दिया है, ये अगर भाग गया आदमी तो इसको पैसे नहीं मिल पाएंगे, तो कोई गारंटी वाला चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा होता कि ये दोनों काम एक ही जगह पे हो जाता तो कितना अच्छा होता, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब मनी क्रिएट, अब ये इसके लिए ही बैंक आया था कि बैंक में आप पैसे जमा कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो पैसे आप अगर किसी से लेने भी हैं तो आप एक इंस्टीट्यूशन से लीजिए जो कि आप बैंक से पैसे ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी नॉर्मल जो 30 रुपये ये आदमी जो था एक, और ये 2, ये आदमी जो इससे 30 रुपये लिया था, तो इस आदमी को इस वाले आदमी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये इंटरेस्ट ज़्यादा भी चार्ज कर सकता है, बाद में हो सकता है कि बोल दे कि पैसे ज़्यादा दिए थे, इंटरेस्ट ज़्यादा। तो ये बहुत ज़्यादा इसमें ये मनी लेंडर वाला जो चीज़ था ना, ये वाला इसमें एस्पेक्ट आ जाता है। तो ये एक सही तरीका नहीं होता है। तो बैंकिंग इसीलिए आया था कि बैंकिंग में सारी चीज़ें इंस्टीट्यूशन के थ्रू होंगी, ठीक है। अब इसमें हम एक चीज़ की बार बार बात कर रहे हैं, मनी की, अभी हम फिर इस पर आएंगे, ठीक है। सी आई एम नॉट गिविंग यू अ पीपीटी, सो यू नीड टू सीट विद द पेन एंड पेपर। सो जो भी मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ को आप या तो लिख सकते हैं या बार बार इसको रिपीटेड सुन सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर है। देखिए अभी हम मनी की बात करें तो ये मनी एक्चुअली होता क्या है, मनी क्या, ये किस फॉर्म में, क्या मार्केट में क्या इसका मनी का रोल होता है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं कि व्हाट इज़ मनी। देखिए मनी क्या होता है कि वो एक्सचेंज का मीडियम होता है, किसी भी एक पर्सन को दूसरे पर्सन, पहले क्या होता था, बार्टर सिस्टम चलता था, जिसमें क्या होता था कि आप कोई चीज़ें, एक आदमी जो है और ये दूसरे आदमी, इस आदमी को, इस पहले आदमी को फूड की नीड है और इस दूसरे आदमी को मान लीजिए कोई भी पोट्रे की नीड है, ठीक है। तो अब ये आदमी इस आदमी को फूड देगा, ठीक है, और ये आदमी इसको अपना जो बनाया हुआ पोट्रे है वो दे देगा, ठीक है। तो दोनों की नीड पूरी होगी, तो ये बार्टर सिस्टम चलता था, एक दूसरे की नीड को पूरी कर दे रहा है, तो वो बार्टर सिस्टम चलता था। बट मनी जब आया तो पहले तो एंशिएंट टाइम पे मनी जो था वो कॉइन्स के फॉर्म में था, तो उस कॉइन्स वाले फॉर्म में मनी का क्या रोल था, तो देखिए अभी उस पर हम बात करते हैं। तो मनी जो था वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया पेमेंट के लिए। अब एक आदमी को, अगर एक आदमी को इस आदमी से अगर कुछ ख़रीदना है तो ये इसको पैसा देगा,
तभी इसको पैसे मिलेगा। तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया, ठीक है। तो उसके और क्या होता था, ये वेल्थ की बात कर होता था। मनी जो है वो वेल्थ भी था, मतलब उस पैसे से अगर मेरे पास 20 रुपये है तो मेरे पास मेरी वैल्यू थोड़ी कम होगी, 50 रुपये जिसके पास है उसकी ज़्यादा होगी, ऐसे मतलब वैल्यू वेल्थ देखा जाता था, ठीक है। अब ये मनी जो था फ्लो होता था, मतलब क्या होता था, एक जगह से दूसरे जगह पे जाता था, मनी का ट्रांजेक्शन होते रहता था, ठीक है। अब ये चीज़ें मनी के साथ ये चीज़ें थी। अब मनी में क्या था कि स्पेकुलेशन होता था, जैसे कि मनी का डिमांड डे बाय डे बढ़ता रहता था। हो सकता है जो 5 रुपये की वैल्यू, आज भी देखिए 5 रुपये की वैल्यू जो कल थी वो आज नहीं होगी। आज उस 5 रुपये में आप कम ही चीज़ें खरीद सकते हैं, पहले 5 रुपये में ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इन्फ्लेशन का जो महंगाई का जो होता है एक मुद्दा आ जाता है, जुड़ जाता है इस मनी के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ें चलती हैं, तो ये मनी का चीज़ हो गया। अब देखिए मनी की जो सप्लाई होती है वो किसके थ्रू होती है, मनी, अब पहले की मैं बात नहीं अभी की बात कर रहा हूँ। अब मनी की सप्लाई कौन करता है, मनी की सप्लाई या तो बैंक कर सकता है, बैंक करेगा, ठीक है, बैंक ही करे, बैंक के थ्रू ही मनी की सप्लाई, बैंक ही। अब क्या होता है, आरबीआई जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बैंक है वो मनी को प्रिंट करता है और वो क्या करता है, बैंकों को देता है, और बैंक जो होते हैं लोगों को देते हैं, तो यहाँ से मनी की सप्लाई होती है। अब मनी किस फॉर्म में हो सकता है, मनी वो भी होता है जो कैश के फॉर्म में होगा, मनी वो भी होता है जो जमा होता है, जो डिपॉजिट होता है। आप अगर बैंक में जमा किए पैसा 10,000 तो वो भी तो आपका मनी ही हो गया, दैट इज़ द अनदर फॉर्म ऑफ मनी, तो वो आप कभी भी निकाल सकते हैं। तो दिस विल ऑल्सो कंसिडर इन द फॉर्म ऑफ मनी, ठीक है, तो वो भी मनी के फॉर्म में ही लिया जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे, इसमें ही बात करेंगे कि मनी कितने टाइप की होती हैं, ठीक है। देखिए एक्चुअली ये बैंकिंग का था, लेकिन मैं इसमें मनी वाले पोर्शन को भी कवर करा दे रहा हूँ कि अब मनी टाइप क्या क्या होते हैं मनी के। देखिए सबसे पहले आपका होता है फिएट मनी, ठीक है, फिएट मनी, FIAT, फिएट मनी। इसमें क्या होता है, फिएट मनी में क्या होता है कि इसका लीगल टेंडर होता है, ठीक है। इसको जैसे कि जो ये 10 रुपये का नोट होता है, 10 रुपये का मान लीजिए नोट होता है। अब ये देखिए 1 रुपये का जो नोट होता है और क्वाइंस होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट वो इशू करता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, आरबीआई ने, सेंट्रल गवर्नमेंट, आरबीआई। इसके अलावा जितने भी करेंसी होते हैं वो सारे आरबीआई करता है, लेकिन 1 रुपये का जो नोट होता है और जो क्वाइंस होता है ये सारा जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही इशू करवाता है। अब मैं बात करूंगा कि मनी, ये फिएट मनी की बात कर रहा था मैं ना, तो फिएट मनी क्या होता है, फिएट मनी जो होता है इसका एक लीगल बैक होता है। जैसे कि मान लीजिए 10 रुपये का नोट आप अगर देखते हैं तो उस पर लिखा होता है मैं धारक को 10 रुपये देने का अदा करता हूँ, ऐसा कुछ, मतलब वो बैकिंग होती है उसकी। तो उस पर और आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है, ठीक है, वो साइन देखे होंगे हम नोट पे, यहाँ पे कहीं साइन होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये बैकिंग होती है। ये बैकिंग कौन करता है, आरबीआई का गवर्नर करता है। मतलब आपको एक लीगल बैकिंग दी जा रही है कि वो मनी है और उसका कोई लीगल बैक है, उसको कोई नकार नहीं सकता। अगर आप इंडिया में हैं तो उसको कोई लेने से मना नहीं कर सकता है, ये लीगल बैकिंग है उसकी, ठीक है। ये मनी हो गया। अभी हम बार बार पढ़ते हैं ये हार्ड करेंसी, ठीक है, हार्ड करेंसी, सॉफ्ट करेंसी, हॉट करेंसी, हीटेड करेंसी, चीप करेंसी और डियर करेंसी, इन सब की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे हार्ड करेंसी की, ठीक है। अब ये हार्ड करेंसी होता क्या है, सी, हार्ड करेंसी क्या होता है, वो बहुत ही लिक्विड होता है, हाईली लिक्विड, और ये लेस फ्लक्चुएशन होता है इसका, ठीक है। और जैसे कि मान लीजिए जैसे डॉलर है, डॉलर क्या है, वो हार्ड करेंसी है, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे डॉलर का यूज़ जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, ये बहुत ही जगह पे आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे डॉलर एक्सेप्टेंस होता है। तो डॉलर जो होता है वो हार्ड करेंसी है, ठीक है, और उसका डिमांड बहुत ज़्यादा, लेकिन सप्लाई थोड़ी कम की जाती है उसकी, तो डिमांड, उसकी वैल्यू इसीलिए ज़्यादा होती है। हम लोग देखते हैं कि हमारी करेंसी से भी ज़्यादा उसकी वैल्यू होती है, अभी 80 रुपये देने पड़ते हैं $1 के लिए। तो इस वजह से क्या होता है कि डॉलर, द वैल्यू ऑफ डॉलर इज़ ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ रुपीज़। सो because of the high demand of high, the demand is high and the supply is lower। तो ये होता है डिमांड एंड सप्लाई। देखिए हर चीज़ें डिमांड और सप्लाई पे होती है। जैसे कि मुझे अगर जैसे कि अभी हम देखते हैं कि कभी भी कोई चीज़ का अगर प्राइस बढ़ता है, जैसे प्याज का प्राइस बढ़ गया, टमाटर का प्राइस बढ़ता है, वो प्राइस बढ़ता क्यों है, क्योंकि उसका जो होता है डिमांड बहुत ज़्यादा होता है उस टाइम पे, और उसका जो सप्लाई होता है वो कम होता है। यही होता है, सप्लाई कम होगा, या तो महंगाई कैसे होती है, महंगाई दो साइड से होती है, सप्लाई साइड से या फिर डिमांड साइड से, ठीक है। तो अगर डिमांड जिसका ज़्यादा होगा, अगर सप्लाई कम है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है, वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि टमाटर की मैं एग्जांपल लिया हूँ, अगर उसका क्या होता है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उसका डिमांड मतलब कि उसका डिमांड, अगर उसको ख़रीदने वाले 50 लोग हैं लेकिन वो मार्केट में आया है बस 40, तो 40 कौन खरीदेगा, जो सबसे अमीर होगा वही 40 खरीद पाएगा, क्योंकि 50 लोग खरीदने वाले हैं, 40
टमाटर है ही, तो इसका दाम बढ़ा दिया जाएगा। मतलब एक टमाटर का दाम अब पहले 10 रुपये था तो अब 20 रुपये कर दिया जाएगा। अब जब इसकी वैल्यू को बढ़ा दिया गया तो अब 40 लोग ही खरीदेंगे, 10 लोग के पास पैसे कम हो गए तो वो नहीं खरीदेंगे। तो ये क्या हुआ, ये इसकी वैल्यू जब बढ़ी कब, क्योंकि सप्लाई कम था तो इसकी वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, वैल्यू बढ़ गई मतलब प्राइस उसका बढ़ गया। इसीलिए डॉलर जब कम मार्केट में निकला था तो हमारी रुपीज़ की वैल्यू जो थी वो घट गई थी डॉलर के मुकाबले। तो अब हमें को क्या करना था, 80 रुपये की जगह 81 रुपये भी देना पड़ता, 81, 82, 85 तक भी देना पड़ सकता था, ऐसा था सिचुएशन। ठीक है, तो वो था। तो ये ऐसे चलता है। तो इसको हम हार्ड करेंसी बोलते हैं, जो करेंसी हाईली डिमांड होता है, लो सप्लाई होता है, जैसे कि डॉलर हो गया, यूरो हो गया, येन हो गया, और वो हाईली लिक्विड होता है और उसका डिमांड ज़्यादा होता है, सप्लाई कम होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें लोगों का फेथ होता है कि ये जो करेंसी है ये मतलब ऐसे फ्रॉड नहीं करेगा, ये करेंसी हमेशा से मार्केट में रहेगा। तो वो लोगों का जो उस पर फेथ होता है, दिस विल क्रिएट वेरी लो like low demand or very low supply and the high demand. See the demand and supply graph, you will see that in upcoming videos. So यही सिचुएशन होता है कि वो बहुत ज़्यादा लिक्विड होता है क्योंकि लोगों का फेथ उस पर ज़्यादा होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सॉफ्ट करेंसी की। अभी हम हार्ड करेंसी की बात किए, अब हम बात करेंगे सॉफ्ट करेंसी की। देखिए सॉफ्ट करेंसी क्या होता है, ये जस्ट अपोजिट होता है हार्ड करेंसी का। ठीक है, ये ईजिली अवेलेबल होता है। ठीक है, जैसे हमारे कंट्री में सॉफ्ट करेंसी क्या होगा, इंडियन रुपीज़ होगा, क्योंकि वो ईजिली अवेलेबल है। ठीक है, फॉरेक्स मार्केट में जैसे कि इंडिया में क्या है, इंडिया में हम देखते हैं कि हमारा रुपीज़ ईजिली अवेलेबल, तो हमारे लिए वो सॉफ्ट करेंसी हो गया। डॉलर ईजिली अवेलेबल नहीं है, वो हार्ड करेंसी हो गया। सी यही अपोजिट वाला चीज़ चलता है इसमें, बस सिंपल सी चीज़ है। फिर आगे हम जाएंगे तो वो हॉट करेंसी है। ठीक है, हॉट करेंसी। अब ये हॉट करेंसी क्या होता है, हॉट करेंसी जो होता है कि ये मतलब जब भी ये हार्ड करेंसी के निकलने की वजह से जो हमारी करेंसी पर असर पड़ता है। सी लेट्स टेक अ एग्जांपल इन अ सिचुएशन लाइक डॉलर इन आवर कंट्री। सी डॉलर हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और डॉलर क्या हुआ कि हमारा फेथ उस पर ज़्यादा डॉलर है, जिसकी वजह से रुपीज़ की वैल्यू नॉर्मल चल रही है, 70 रुपये चल रही है, इक्वल टू $1। ठीक है, तो ये हमारा चल रहा है। ठीक है, अभी क्या हुआ कि एकदम से हमारा जो है ये डॉलर मार्केट से निकलने लगा, तो डॉलर हमारे पास कम बचा। अभी मैं बात किया हूँ कि जिसका डिमांड बढ़ता है और सप्लाई अगर कम होता है तो क्या होता है, सप्लाई अगर कम होता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, उसकी वैल्यू जो होती है बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले डॉलर बहुत ज़्यादा था, अब डॉलर कम होने लगा, मतलब उसका जो डिमांड तो अभी भी सेम है, लेकिन उसका सप्लाई जो है वो यहाँ से हटा के कहीं और, मतलब यहाँ से हटता गया वो, तो सप्लाई कम हो गया, इसका मतलब उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वो हॉट करेंसी बन जाएगा। ठीक है, मतलब हार्ड करेंसी के निकलने की वजह से हमारी करेंसी पे जो असर पड़ता है वही हॉट करेंसी उसको बोला जाता है। तो डॉलर उस टाइम पे हॉट करेंसी होता है क्योंकि उसके निकलने की वजह से हमारी करेंसी जो है ना बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करने लगी, उसकी वैल्यू एकदम से कम हो गई। ठीक है, ये होता है आपका ये होता है आपका हॉट करेंसी। ठीक है, अब हीटेड करेंसी, वही बात है कि डोमेस्टिक करेंसी अगर अंडर प्रेशर है, मतलब हीट वाला चीज़ चल रहा है, तो वो अब डिप्रिशिएशन हो रहा है, तो वो अब देखो हार्ड करेंसी किसको बोल लेते हैं हम लोग, डॉलर को बोल लेते हैं। अब डॉलर करेंसी की वजह से हमारी करेंसी क्या हुआ, हीटेड हो गया, और डॉलर जो था वो हॉट करेंसी बन गया क्योंकि वो निकल रहा है, जैसे मार्केट से वो निकलेगा वो हॉट करेंसी हो जाएगा, और हमारे करेंसी पे जो असर पड़ गया वो हीटेड करेंसी हो जाएगा। ठीक है, डोमेस्टिक करेंसी पे जो भी प्रेशर पड़ रहा है हॉट करेंसी की वजह से वो आपका हीटेड करेंसी कहलाएगा। ठीक है, ये चीज़ें सिंपल सी बात है। अब हम चीप मनी और डियर मनी की बात करेंगे। देखिए अगर नहीं समझ में आता है यू विल कमेंट, मतलब आप जो भी बोलेंगे मैं वापस से इसको क्लैरिफाई करवा दूंगा, मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी आपको जो भी कन्फ्यूजन होती है आप पूछ सकते हैं ईजिली। ठीक है, अब हम चीप मनी और डियर मनी की बात करेंगे। देखिए चीप मनी क्या होता है, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट का क्या बेसिक क्या होता है कि अगर इन्फ्लेशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बॉन्ड होता है। बॉन्ड आप देखिए बॉन्ड क्या होता है, एक पेपर होता है। अभी हम आगे बात करेंगे, बस यहाँ पे ये समझिए कि बॉन्ड एक पेपर होता है जिसको खरीदा बेचा जाता है। जैसे गवर्नमेंट, जैसे चेक होता है ना, चेक को की एक वैल्यू होती है, इस पर कुछ लिखा होता है, ऐसे बॉन्ड होता है। जैसे शेयर मार्केट होता है, शेयर मार्केट में कोई अगर इन्वेस्टमेंट करता है, ऐसे बॉन्ड में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, इस बॉन्ड की कुछ वैल्यू होती है, तो आप गवर्नमेंट से बॉन्ड खरीदते हैं और गवर्नमेंट को पैसे देते हैं। बाद में इसकी जब मैच्योरिटी पूरी होती है तो गवर्नमेंट को यही बॉन्ड दे देते हैं और वापस अपना पैसा ले लेते हैं, कुछ इंटरेस्ट भी इस पर मिलता है, तो प्रॉफिट होता है इससे। ठीक है, अब देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, अब गवर्नमेंट क्या करेगी कि बॉन्ड को
अब मैच्योरिटी से पहले ही खरीदने लगेगी। देखिए गवर्नमेंट बॉन्ड बेची, ठीक है, ये बॉन्ड मान लीजिए था, गवर्नमेंट ये बेची तो लोग इसको खरीद लिए बॉन्ड को। लोग क्या किए, गवर्नमेंट को पैसे दिए और बॉन्ड खरीद लिए। अभी गवर्नमेंट मैच्योरिटी होने से पहले ही बॉन्ड खरीदने लगी और लोगों को पैसे देने लगी, ठीक है। तो लोगों को पैसे देने लगी मैच्योरिटी से पहले, तो वो जितने भी, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा, क्योंकि लोगों के पास पैसे बहुत आ जाएंगे ना, क्योंकि गवर्नमेंट अब पैसे दे रही है लोगों को बॉन्ड के बदले। तो ये जो इतने सारे पैसे आ जाएंगे, तो हम क्या बोले कि जो चीज़ की बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल होता है उसकी वैल्यू घट जाती है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि कोई सब्जी होती है बहुत सस्ती मिलती है, 2 रुपये 4 रुपये ऐसे मिल जाती है कभी कभी, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मार्केट में होता है। तो ऐसे ही रुपीज़ बहुत ज़्यादा मार्केट में आ जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, बॉन्ड अपने पास ले लेती है और पैसे देने लगती है लोगों को। तो ये फिर क्या होता है, ये चीप करेंसी हो जाता है, कहलाता है। और डियर करेंसी का, डियर मनी कब होता है, इसी का जस्ट अपोजिट होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट जो होती है वो बेचती है बॉन्ड को और पैसे मार्केट से उठा के सब अपने पास रख लेती है, और मार्केट में बहुत कम पैसा बचता है। और जब मार्केट में कम पैसा बचेगा, इसका मतलब क्या हुआ, जो चीज़ कम होगा उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो वही हमारे रुपीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है, तो उसको हम डियर मनी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कौन कौन सी चीज़ों की बात की है। हम लोग बात किए यहाँ पे, पहले तो हम लोग हार्ड करेंसी की बात किए, ठीक है, हार्ड करेंसी, ठीक है। फिर उसके बाद से सॉफ्ट करेंसी, जस्ट अपोजिट होता है ये दोनों। ऐसे ही डियर मनी और चीप मनी, ये दोनों अपोजिट होता है, ठीक है। उसके बाद से हम हॉट करेंसी पढ़े, जैसे ही डॉलर निकलता है उसको हॉट करेंसी बोलने लगते हैं, और उस डॉलर के निकलने से वैसे हमारे करेंसी पे असर पड़ा, उसको हीटेड करेंसी बोलते हैं, ठीक है। ये हीटेड भी पढ़े लिए हम लोग, ठीक है। तो हम लोग मनी के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर कर दिए, ठीक है। मनी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो हम, देखिए एक दो और मनी वाला चीज़ होता है जो उतना नहीं पूछता, लेकिन ठीक है मैं बता देता हूँ। कमोडिटी मनी क्या होता है, तो जैसे बार्टर सिस्टम चलता था उस टाइम पे कमोडिटी मनी बोला जाता था उसको, ठीक है। तो वो कमोडिटी मनी होता है। अब टोकन मनी क्या होता है कि देखिए टोकन मनी क्या होता है कि जब फेस वैल्यू क्या होता है, ज़्यादा होता है एक्सटर्नल वैल्यू से, तो इसको टोकन मनी बोलते हैं, ठीक है। मनी जैसे कि मान लीजिए क्या होता है कि एक इंडियन रुपीज़ हो गया, ठीक है। अब उसका क्या होता है कि एक्सचेंज एक फ़िक्स अमाउंट उसका एक्सचेंज होता है, तो उस वजह से क्या होता है कि उसका कुछ फ़िक्स वैल्यू डिसाइड किया जाता है, तो उससे वो उस एक टोकन होता है उस पर, एक जैसे कि इंडियन रुपीज़ हो गया, तो उस पर क्या होता है उसकी फ़िक्स वैल्यू होती है, तो उसकी जो फेस वैल्यू होती है उसके एक्सटर्नल वैल्यू से ज़्यादा होती है, तो ये आपका हो जाता है टोकन वैल्यू, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मनी के सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो क्लियर हो गए आपके, ठीक है। तो फिएट मनी पढ़ लिए, हार्ड करेंसी, हॉट करेंसी, हीटेड करेंसी, चीप करेंसी। अभी हम आगे बैंकिंग की बात, एक्चुअली हम बैंकिंग की ही बात कर रहे थे, बट उसमें मनी का जो कॉन्सेप्ट था वो हम पढ़ लिए, मनी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम आगे बात करेंगे कि बैंकिंग सिस्टम क्यों चला और बैंकिंग में क्या बेसिक चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसकी बात करेंगे। थैंक यू।